नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा यूपी पुलिस भर्ती का जीएस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। ये आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है। और उसी को यहाँ पर कहा जाता है एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये आपका सही जवाब है बिल्कुल। और देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ठीक है, बल्कि उसका जो निर्वाचन होता है वो मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। अब पहले आप याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 55। क्या याद रखना है दोस्तों? 55। और दोस्तों आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, उसी को यहाँ पर एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोला गया है। अब दोस्तों इनके जो निर्वाचन है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें आपको याद रखना है कौन कौन भाग लेता है दोस्तों। तो इसमें जो होता है संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, ठीक दोस्तों। दूसरी चीज़ और कौन भाग लेता है इसमें, तो जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वह राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य दोस्तों, ठीक है, वो इसमें भाग लेते हैं। और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो दिल्ली और पुदुचेरी इसके जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोस्तों इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना, तो किसने दी थी दोस्तों? तो वो दी थी बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने दी थी दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक दोस्तों। ये समिति कब आई थी? 1957 में इस समिति बनी थी। और इसने जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचनाएं बताई थी। और उस संरचना में था क्या क्या, तो सबसे ऊपर रखा गया था जिला परिषद को। किसको रखा गया था दोस्तों? जिला परिषद को। और जिला परिषद के नीचे जो दूसरे नंबर पर रखा गया था वो दोस्तों किसको रखा गया था? पंचायत समिति को। किसको? पंचायत समिति को। और सबसे निम्न स्तर पर रखा गया था पंचायत समिति से नीचे ग्राम पंचायत को। किसको दोस्तों? ग्राम पंचायत को। आपको ये बिल्कुल याद रखना है। तो यही पूछा है कि सबसे नीचे निम्नतम स्तर पर कौन सी समिति थी, तो वो थी ग्राम पंचायत। क्या रखी गई दोस्तों? ग्राम पंचायतें। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि ग्राम पंचायतें जो इस समिति थी इसमें 3 स्तर कब स्वीकृत कर लिए गए थे, तो वो 1957 को समिति बनी थी और 1958 को ये त्रिस्तरीय जो संरचना है वह स्वीकार कर ली गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप संगमरमर सुनेंगे तो आपको ताजमहल मेमोरी में आपके आएगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ बात करी गई शुद्ध संगमरमर से बनी हो, तो देखिए ताजमहल ठीक है संगमरमर से बना है, लेकिन वो शुद्ध संगमरमर से नहीं बना है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले ताजमहल जो है वो उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में आगरा ज़िले में। कहाँ पर दोस्तों? आगरा ज़िले में। और दोस्तों इसे किसने बनवाया था? तो ये जो है इमारत वो शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी। इसके बाद अगर बात करें
बुलंद दरवाज़ा की। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का ये भी दोस्तों आगरा में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश आगरा में। और आगरा में भी कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में। और बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था दोस्तों, तो दोस्तों ये बनवाया था अकबर ने। कब बनवाया था, अकबर ने बनवाया था 1571 में। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर हम बात करें बीरबल का महल, तो दोस्तों ये भी फतेहपुर सीकरी में है और इसे भी किसने बनवाया था, फतेहपुर में है, फतेहपुर सीकरी। और इसे दोस्तों अकबर ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और अकबर ने ये बनवाया था बीरबल की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर अकबर ने ये बीरबल को तोहफे में दिया था। और दोस्तों जो इसका सही आंसर है, शुद्ध संगमरमर से जो इमारत है वो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, याद रखेंगे कि ये जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये भी दोस्तों कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और ये ऐसी इमारत है जो पूरी तरह से शुद्ध संगमरमर से बनी है। और इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था, अकबर ने। तो दोस्तों ये इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से डैश को जवाबदेह है। अब देखिए, जो मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है दोस्तों, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल याद रखेंगे, जब आ जाए मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से पूछ दे तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखें किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 75 के 3rd भाग में ये कहा गया है कि जो मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए मंत्रियों की परिषद व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत की अगर बात करी जाए तो व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है। और ये जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 75 के 2nd पार्ट में ये बात कही गई है। दोनों आप बात याद रखेंगे, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े उन नागरिक के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें एक ये अधिकार है कि सभी के प्रति समान हमें व्यवहार करना है, यानी समानता का अधिकार। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकार मिलते हैं जो बहुत आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े महिलाएं और बच्चे हैं, उनको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो यहाँ पर ये किसके खिलाफ हो जाता है दोस्तों, बताइए किसके खिलाफ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। क्योंकि सरकार को चाहिए कि सभी के लिए समान व्यवहार करे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए कुछ अलग से अधिकार दिए जाते हैं। तो ये किसका हनन होता है, समानता का अधिकार का। लेकिन दोस्तों ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सबको हम लोग बराबर आंकने लगेंगे तो फिर जो पिछड़ा वर्ग है वो कभी भी आगे नहीं आ पाएगा। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पहला ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद अगर आप 25 से लेकर 28 तक देखेंगे तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो ये है अनुच्छेद, जब आप 19 से 22 तक पढ़ेंगे तो आपको ये दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। संवैधानिक जो वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, दोस्तों ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, और दोस्तों इसी अधिकार को भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। और समानता का अधिकार की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में अगर किसकी बात की गई तो वो है समानता का अधिकार। दोस्तों आप इतनी बातें याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेश निवेश
FDI प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों कौन है ये, कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। दोस्तों ये जो विभाग है, ये विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक विभाग है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में इसकी दोस्तों 1995 में, कब दोस्तों? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो विभाग है इसकी पुनर्स्थापना ठीक 5 साल बाद दोबारा की गई थी सन 2000 में। कब की थी दोस्तों? सन 2000 में। तो दोस्तों आप ये याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, और इसका पुनर्स्थापना हुई थी सन 2000 में। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बॉन्ड परिभाषा क्या है? बॉन्ड की परिभाषा क्या है दोस्तों? इसका आपको बिल्कुल ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। इसका सही जो सीधी परिभाषा है कि एक निहित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के बारे से संबंधित दस्तावेज, यहाँ बारे होगा, बारे से संबंधित दस्तावेज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? अब देखिए दोस्तों ऑप्शन है हमारे फौजदारी कानून, दोस्तों ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। शस्त्र, आग्नेय, गोला बारूद और विस्फोटक, दोस्तों याद रखेंगे ये समवर्ती सूची का नहीं, ये संघ सूची का है। किसका है दोस्तों? संघ सूची का हिस्सा है। दंड प्रक्रिया संहिता ये भी समवर्ती सूची का है, ठीक है। और भारतीय दंड संहिता यह भी समवर्ती सूची का पार्ट है। दोस्तों इससे पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप याद रखिए। बिल्कुल हमने बताया था, पहले भी ये क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में, कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 7 में जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच विभिन्न विषयों का बंटवारा किया गया है, केंद्र और राज्य के बीच। और कुछ ऐसे विषय हैं जिनको दोनों में बांटा गया, यानी उन्हें समवर्ती सूची में रखा है। किस में रखा गया है दोस्तों? समवर्ती सूची में। अब दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं केंद्र सूची, इसे संघ सूची भी कहते हैं। तो जो संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो उसमें वर्तमान में 100 विषय हैं सम्मिलित किए गए। हम आपको बता चुके हैं जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और सिक्का, आप देखेंगे शस्त्र, आग्नेय शास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक, ठीक है। युद्ध शांति के जितने मामले हैं, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय जो संसाधन है, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, तीर्थ यात्रा, ये सब किसमें दोस्तों आएंगे? आपके संघ, ठीक है, संघ सूची में। और अगर बात करें राज्य सूची की, तो दोस्तों राज्य सूची में कुल वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। जैसे आप याद रखेंगे जो राज्यों के मध्य व्यापार होगा, राज्यों के मध्य व्यापार किस में आ जाएगा? राज्य सूची में। बाजार व मेले राज्य सूची में आएगा, ठीक है। जो आपकी पुलिस है, मत्स्य पालन हो गया, स्थानीय सरकारें, ये सब किस में आएंगी दोस्तों? राज्य सरकार में आएंगी, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा विषय है वो है समवर्ती सूची का। किसका दोस्तों? समवर्ती सूची का। और जो समवर्ती सूची है इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? तो दोस्तों कितने विषय हैं? 52 विषय। हमारे समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? 52 विषय याद रखेंगे। जैसे वन, शिक्षा, बिजली, शादी व तलाक, जो श्रमिक संघ है वो हमारी समवर्ती सूची में आता है। जंगली जानवरों और पक्षियों जो होते हैं उनका संरक्षण जो वो है वो भी समवर्ती सूची में आएगा। राज्यों की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नज़रबंदी, ये भी किस में आएगी दोस्तों? समवर्ती सूची में ही आएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का डैश अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों कौन सा अधिनियम है? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कब आया था? 1972 में। कब आया था दोस्तों? 1972 में। और इस अधिनियम में क्या किया गया था? जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और इस संशोधन को, जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम आया था, इसको 2003 में संशोधित किया गया, ठीक है। और संशोधित करके इसका जो नाम था वो रख दिया गया था भारतीय वन्य जीव संशोधित अधिनियम 2002। क्या नाम रखा गया था? भारतीय
वन्य जीव अधिनियम 2002, ठीक है। और इस अधिनियम में दोस्तों, इस अधिनियम में क्या किया गया था, जो जुर्माना था, जुर्माना और ये जो अगर आप इनको हानि पहुंचाते हैं जंगली जानवरों पक्षियों को, तो इसमें कठोर दंड की व्यवस्था भी की गई थी। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये कब आया था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। और ये इसमें संशोधन कब हुआ, 2003 में। इसका नया नाम था भारतीय वन्य जीव संशोधित अधिनियम 2002। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। सीआईडी की शाखा जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। तो कौन सी शाखा की जांच करती है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अपराध शाखा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। किस शहर की पुलिस ने हवाई निगरानी के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और आपके पुलिस का एग्ज़ाम है तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुलिस ने हवाई निगरानी के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। किस स्टेट में ऐसा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर किस शहर में ऐसा किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, चेन्नई, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। गारो पहाड़ियाँ, क्या होगा दोस्तों, गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो अब देखिए दोस्तों, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये है मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया, ये जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ स्थित हैं, मेघालय में। अब अगर हम दोस्तों बात करें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो उसमें सबसे प्रमुख है कामेट पर्वत। कौन सा दोस्तों, कामेट पर्वत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नंबर 2 है जो उत्तराखंड में मिलेगा, वो आपको है त्रिशूल पर्वत। कौन सा, त्रिशूल पर्वत आप देखेंगे। और नंबर 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है वो है नंदा देवी। कौन सा है दोस्तों, नंदा देवी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, इसके अलावा त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में आप देखेंगे त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं, त्रिपुरा पहाड़ियाँ, ठीक है, आप देखेंगे ये त्रिपुरा में है। इसके बाद राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है वो है गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर आप देखेंगे। और किस पर्वत श्रृंखला में है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला में जब आप देखेंगे, जो भारत की विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली, उसमें आप देखेंगे कि गुरु शिखर पर्वत चोटी है, जो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्लोरीन को किससे गुजारा जाता है दोस्तों, बुझे चूने से गुजारा जाता है। किससे गुजारा जाता है, बुझे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। और दोस्तों अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की बात करें दोस्तों, बताइए इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला आप याद रखेंगे, CaOCl2 इसका फार्मूला है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों इसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण भी इसे कहा जाता है, ठीक, आप ये बिल्कुल याद रखेंगे। और पीने के जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो चार्ल्स टेनेंट ने किया था। इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, चार्ल्स टेनेंट ने, ठीक, ये आपको इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अब देखिए दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यों के राज्यपाल को चुनते हैं, बिल्कुल ये
पॉइंट ऑप्शन सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो करते हैं लोकसभा के सदस्य, ना कि राष्ट्रपति। ये इनका निर्वाचन करते हैं, इनको चुनते हैं लोकसभा के सदस्य। ठीक है, आपको दोस्तों याद रखना है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, लोकसभा के सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को डैश में सूचीबद्ध किया। अब देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले हम लोगों को। तो दोस्तों ये जो विषय है खानाबदोशी और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र का, तो वो आता है दोस्तों हमारा समवर्ती सूची में। किस में आता है दोस्तों? समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हम याद रखेंगे कि संविधान की कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में 3 भागों में विषयों को बांटा गया है। ठीक है, उसमें से समवर्ती सूची में आता है आपका खानाबदोशी और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डैश समितियां थीं। तो दोस्तों जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उसमें कई छोटी बड़ी समितियां बनाई गई थी। जैसे आपने पढ़ा होगा झंडा समिति और कई तरह की समितियां बनाई गई थी। तो उसमें कितनी समितियां बनाई गई थी यह पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन में वो आंसर नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अलग से लिख लेंगे, 21 समितियां थी। कितनी थी दोस्तों? 21 समितियां थीं, जिनमें से 13 छोटी थीं, 13 छोटी समितियां थीं और 8 बड़ी समितियां थीं। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन तो नहीं है, अलग से याद रखेंगे कि 21 समितियां थीं। हम इसे ऑप्शन नंबर ई बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। 21 समितियां थी, 13 छोटी और 8 बड़ी समितियां। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ट्विटर जैसा ऐप थ्रेड्स लॉन्च किया है? ट्विटर जैसा ऐप लॉन्च किसने किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आप याद रखेंगे। किसने किया है ये लॉन्च? तो मेटा ने किया। किसने किया है? मेटा ने किया है। इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। डैश इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि इंटरनेट ही वह प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है। किससे लिखा है दोस्तों? नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सके और आसानी से प्राप्त कर सकें। अब इसी को देखिए इंटरनेट ना लिख के क्या लिख दिया? वस्तु अंतरजाल, जिससे जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। डैश को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। दोस्तों कौन सी समिति थी जिसको भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था? तो वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सच्चर समिति, जिसका गठन कब हुआ था? 2005 में दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अब देखिए दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन्हें कहते हैं जो हमारे कंप्यूटर में एज ए एप्लीकेशन वर्क करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैड, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आप याद रखेंगे, यही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा है डॉस, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक दोस्तों, तो देखिए और बाकी तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।